हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। बिलाल रिसर्च सीरीज़ में स्टैट्स वाला पोर्शन यानी पार्ट बी हमने शुरू करा हुआ है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े कहीं ना कहीं आपने ये नाम पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे या फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर ये वाला चार्ट या डायग्राम, ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ चुके हैं। तो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया मैंने वहाँ पे भी दिया था कि बेल शेप कर्व जब होता है, मतलब आपका जब डाटा धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होता है फिर धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होता है, मतलब एक ही साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जितना इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही डिक्रीज़ भी हो रहा है उसी जो है फ्रीक्वेंसी से, तब एक बेल शेप कर्व बनता है। जैसे आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहे होंगे दो कर्व जो हो रहे हैं, बेल बेल जैसी शेप के दो कर्व हैं। तो ये होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सुपरफिशियल जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी इतना ही है कि बेल शेप होता है, बाकी हम अभी इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ये चैप्टर है इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको भी हम चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। तो पढ़िए, इन बायोलॉजिकल शुरू करते हैं। इन बायोलॉजिकल डाटा मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन may lie in and around the central value like mean, median, mean, mode and median, and tapering on either side provided the sample size is sufficiently large। ये हमने देखा ये कि मीन, मीडियन और मोड के आसपास ही आपका जो है डाटा लाई करता है, जब सेंट्रल वैल्यू आपको, मतलब सेंट्रल वैल्यू के आसपास आपका जो है डाटा अगर लाई करता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सच डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फ्रीक्वेंसी कर्व दैट इज ड्रॉन इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर आपकी सेंट्रल जो वैल्यू है, मतलब मीन, मीडियन और मोड के आसपास अगर आपका ज़्यादातर डाटा जो है लाई कर रहा है, अगर आपका डाटा बड़ा है लेकिन उसके इन तीनों के आसपास अगर आपका डाटा लाई करता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी कर्व होगा वो होगा नॉर्मल कर्व या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1733 बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन अब्राहम डी मोरे। तो अब्राहम डी मोरे ने जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। फिर देखिए, एज द साइज ऑफ रैंडम सैंपल फ्रॉम द कंटिन्यूस डाटा इन ए पॉपुलेशन इंक्रीजेज द क्लास इंटरवल रिड्यूसेस एंड द स्मूथ कर्व इज फॉर्म का नॉर्मल कर्व। अब आप ये जो है देखिए कि अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना है उसका, तो ग्राफ कैसा बनेगा, या तो बार ग्राफ बनेगा, मतलब आपका जो है कर्व नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आपके 10 की जगह 100 बच्चे हो जाएं और उसको आप अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो उन 100 बच्चों का अगर आप डॉट करके या फिर बार बना के और फिर उन डॉट्स को मिलाते हैं जब सेंट्रल डॉट्स को, तो आपका एक कर्व बन जाता है, क्योंकि आपके पास अब जो है हमारी पॉपुलेशन जो है ज़्यादा हो गई है, डाटा आपके पास ज़्यादा हो गया है, और उसको जब आप बनाएंगे तो आपका कोई ना कोई कर्व बनेगा, या तो आपका बेल शेप कर्व बनेगा या आपका स्क्यूड कर्व बनेगा, मतलब कोई भी कर्व की आपकी शेप बनेगी आपके ग्राफ में, जब आपके पास डाटा ज़्यादा होता है। और जब आपके डाटा थोड़ा कम होता है, बहुत ही कम, जैसे 10 बच्चों का हो गया, 20 बच्चों हो गया, तब आपका क्या है, बार टाइप जो है आपका डायग्राम बनता है या फिर बार टाइप आपका जो ग्राफ बनता है। इसलिए अगर हमें नॉर्मल कर्व चाहिए तो हमें जो है इंक्रीज जो है हमारी डाटा जो है ज़्यादा पॉपुलेशन का हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये क्लास इंटरवल रिड्यूस हो जाती है, मतलब दो लोगों के बीच का जो इंटरवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक चीज़ को मतलब 100 लोगों को अगर आप एक ग्राफ में दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप 10 लोगों को एक ग्राफ में दिखा रहे हैं, तो कर्व हमारा किधर बनेगा, 100 लोगों की तरफ बनेगा। इसमें देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़। इट इज़ अ बेल शेप्ड सिमेट्रिकल कर्व। अब जब भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा वो बेल शेप्ड होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब अगर आप एक वाई एक्सिस लगा देते हैं, आपकी एक्स एक्सिस जो लाइन दी गई है इस कर्व के बीच में अगर आप वाई एक्सिस लगा देते हैं तो दोनों तरफ जो है सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा हमारा कर्व। फिर इसके बाद इट वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच का जो कर्व होगा वो होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मतलब तीनों चीज़ अगर एक ही जगह पे लाई कर रही हैं तो वो हो जाता है हमारा नॉर्मल कर्व। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशन में लाई इन द इंटरवल जहाँ पर मीन -1 SD और मीन +1 SD, मतलब मीन -1 SD और मीन +1 SD के बीच में आपकी 68% जो ऑब्जर्वेशन वो लाई कर जाती है, मतलब आपका जो सबसे ज़्यादा डाटा है 68% जो पॉपुलेशन है वो -1 से +1 SD के बीच में लाई करती है। फिर फिफ्थ पॉइंट देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 95%, जो 95% आपकी है आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ लाई करेगा, आपका मीन जब मतलब -2 से +2 होगा।
और अगर आपका मीन -3 से +3 है तो आपका 99 जो परसेंट ऑब्जर्वेशन आपकी वहाँ पर लाई करती है। अब आप खुद देख लीजिए कि 99% मतलब आपकी जो पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन होगी, सिर्फ आपने 1% छोड़ा है। तो अगर पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने उसकी लास्ट रेंज मतलब -3 से +3 ले रखी है आपने, तो -3 से +3 के बीच में जो डाटा आएगा वो आपका पूरा ही डाटा हो गया, तो उसको वो हो गया हमारा 99%। फिर उससे आगे बढ़ेंगे, -2 से +2 के बीच में अगर हम डाटा लेंगे तो आपकी 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 95% की जो पॉपुलेशन है आपकी वो वहाँ पर लाई करेगी। फिर अगर आप उसको -1 से +1 का लेंगे तो 68% पॉपुलेशन आपकी वहाँ पे लाई करेगी। आप इस कर्व से भी देख सकते हैं, जैसे ऊपर नॉर्मल कर्व दिया हुआ है, तो अगर हम बीच में वाई एक्सिस अगर हम बनाते हैं और एम, जहाँ पर एम लिखा है इसको आप सेंट्रल पॉइंट मान लीजिए, और इन दोनों के जो साइड में है आप -1 -2 -3 लिख दीजिए, और राइट साइड में +1 +2 और +3। तो अब देखिए हमारा -3 से +3 का डिस्टेंस देखिए पूरा लास्ट है दोनों, जहाँ पर इन्फिनिटी लिखा हुआ है वहाँ पर अगर हम -3 और +3 लगाते हैं तो इसका मतलब हमारा ये जो क्या हो गया, ऑलमोस्ट सारा ही डाटा हो गया, मतलब 99% आपकी ऑब्जर्वेशन -3 से +3 के बीच में आ गई। तो ये इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। शायद आपको समझ में आ गया होगा इससे। फिर नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 334 पे देखिए, द नॉर्मल कर्व डजंट टच द बेस लाइन को नॉर्मल कर्व टच नहीं करता है, याद रखना है। फिर 10th पॉइंट देखिए, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन इज इक्वल टू 0 एंड ST इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व। जहाँ पर मीन आपका 0 होगा, मतलब देखिए वाई एक्सिस पे इन्होंने ऊपर जो कर्व बना रखा है वहाँ पे मीन क्या है 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी -1 और +1 है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट लाई बिटवीन मीन एंड हायर ऑब्जर्वेशन एंड मीन एंड अ लोअर ऑब्जर्वेशन। तो हायर ऑब्जर्वेशन मतलब प्लस की तरफ जा रहा है और लोअर ऑब्जर्वेशन मतलब माइनस की तरफ आ रहा है। तो मीन से आप प्लस की तरफ जाएंगे तो मतलब हायर ऑब्जर्वेशन की तरफ आपकी कितनी ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं, और मीन से अगर आप नेगेटिव की तरफ आएंगे तो आपकी लोअर ऑब्जर्वेशन में कितनी आपकी ऑब्जर्वेशन लाई कर रही है। जो नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अच्छे से टिक करा हुआ है जो कर्व है, उसको देख के आप लोग समझिए इस लाइन को, कि अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हायर हो गया और नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो लोअर ऑब्जर्वेशन हो गया मीन से। फिर इन क्वांटिटेटिव डाटा वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय हिस्टोग्राम। अगर आप हिस्टोग्राम से क्वांटिटेटिव डाटा है तो आप हिस्टोग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके जो डाटा को। बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम वी कैन फाइंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब हमने देखा था कि चैप्टर पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे करेंगे, आप डायग्रामेटिक करेंगे, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तब देखा था कि अगर आप बार बना रहे हैं तो हिस्टोग्राम हो जाता है, और अगर हिस्टोग्राम की मिड पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो हो जाती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वहाँ से आप एक लाइन लेके जाते हैं मिड पॉइंट को जोड़ते हुए तो वो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लूजेज इट्स एंगुलेशन इन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन लार्ज है, मतलब आपका सैंपल साइज बहुत लार्ज है, तो वो क्या करेगा, अपना एंगुलेशन मतलब एंगल नहीं बनाएगा, फिर वो एंगल छोड़ के आपका कर्व बनाना शुरू कर देता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अब आ जाइए पेज नंबर 335 पे। 335 पे लिखा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट या फिर वेरिएट। इसकी जो फॉर्मूला है वो याद रखिए, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखिए, कुछ ज़्यादा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। फिर आता है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी हमारी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। अब आती है हमारी एसिमेट्रिकल की, मतलब सिमेट्री नहीं है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में। अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल अकर एट इरेगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द मीन मीडियन मोड अकर एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारा पहला था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मीन, मीडियन और मोड सिर्फ एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे थे, तभी वो मतलब एक दूसरे के इक्वल थे, मतलब मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, मतलब तीनों की वैल्यू एक ही थी क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे थे। लेकिन अब जब हमारा एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो मीन अलग होता है, मीडियन अलग होता है और मोड अलग होता है। ये अलग अलग पॉइंट पे लाई करते हैं, एक पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे, और इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज आती है हमारी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। टाइप्स ऑफ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, बाइनोमियल, यूनिफॉर्म, स्क्यूड और पॉइजन। अब इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले बाइनोमियल। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर देर इज ओनली वन आउटकम फॉर ईच ट्रायल, दैट ईच ट्रायल हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड दैट ईच ट्रायल इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे आप जितने भी ट्रायल करेंगे उनका एक ही आउटकम आएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी ट्रायल करे, हर ट्रायल का आपका आउटकम एक ही होगा और हर ट्रायल को सेम प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब सेम चांसेस होंगे उसके सक्सेस के।
और जो हर ट्रायल है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, मतलब एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं होगा और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, और जो मतलब आपके हर ट्रायल जो है अलग अलग होंगे। इसमें सबसे लास्ट में देखिए, इट हैज़ सैम्पल कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स फ्रॉम टू पॉपुलेशन दैट इज़ हेट्रोजीनियस सैम्पल। अगर आप दो अलग अलग पॉपुलेशन में से सैम्पल लेते हैं तो उसमें होता है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया उसमें, इसलिए इसमें क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस सैम्पल लेते हैं, जो कि जिसमें कि आपका जो ट्रायल कर रहे हैं, जो भी आप हेट्रोजीनियस सैम्पल में आप ट्रायल कर रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिव वो अपना काम करेगा एक ट्रायल, दूसरा ट्रायल अपना काम करेगा, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और लेकिन दोनों के आउटकम जो है वो आपका हमेशा बार बार एक ही आएगा, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ऑल द इवेंट्स अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, कि आप जितनी भी बार आप ट्रायल कर रहे हैं, जितनी बार आपका इवेंट आ रहा है वो इक्वल फ्रीक्वेंसी से आ रहा है आपका इवेंट, मतलब उतनी ही फ्रीक्वेंसी है आपके इवेंट की आने की बार बार। जैसे इसमें एग्जांपल है, कॉइन हैज़ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर हेड और टेल इन अ कॉइन टॉस इज द सेम। अगर आप कॉइन को उछालते हैं तो हेड या टेल आने की फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती है, कि मतलब जितना परसेंटेज आपका हेड की फ्रीक्वेंसी है आने की, उतनी ही परसेंटेज आपकी टेल की फ्रीक्वेंसी आने की, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है हमारा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आर एसिमेट्रिकल एंड हैव डाटा दैट क्लस्टर्स टुवर्ड वन एंड गिविंग डिफरेंट शेप टू द राइट एंड लेफ्ट एंड एट द डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड मतलब होता है किसी एक तरफ ही आपका डाटा ज़्यादातर इकट्ठा हो गया, तो या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, तो उसके उसी तरीके से वो कर्व बना देता है, या तो राइट में खिसकता हुआ कर्व बनेगा या फिर लेफ्ट में शिफ्ट होता हुआ कर्व बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो पॉजिटिवली स्क्यूड देखेंगे व्हेन द स्कोर्स फॉल टुवर्ड्स लोअर साइड ऑफ द स्केल एंड देयर आर फ्यू हायर स्कोर। तो आप पॉजिटिव वाला जो नीचे डायग्राम है उसको देखिए एक बार। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू ए स्क्यू टू द राइट। अब इसमें देखिए, व्हेन द स्कोर फॉल्स टुवर्ड द लोअर साइड ऑफ द स्केल, अब आपका जो लोअर साइड ऑफ द स्केल है वहाँ पर आपके ज़्यादातर स्कोर फॉल हो रहे हैं एंड देयर इज़ फ्यू हायर स्कोर। अब आप इसमें देखिए, आपके पास बहुत ही कम हायर स्कोर मिलेंगे इसमें, मतलब जो पूरा ऊपर तक जा रहे हैं वो बहुत ही कम हायर स्कोर हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा पॉजिटिव स्क्यूड हो गया, और ये राइट की तरफ जो है आपको ज़्यादा डेविएट करता हुआ दिखाई देगा। और इसमें आपके ये आपको याद रखना है, कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपका स्कोर कहाँ फॉल करेगा। तो स्कोर जो है पॉजिटिवली स्क्यूड में वो लोअर साइड ऑफ द स्केल पे लाई करता है, और इसलिए वो जो स्क्यूड हो जाता है वो राइट की तरफ स्क्यू हो जाता है, मतलब राइट की तरफ वो जो है उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे नेगेटिवली स्क्यूड देखिए, जैसे आप इसमें पॉजिटिव स्क्यूड में देखिए कि नेगेटिव वाला मतलब पॉजिटिव स्क्यूड में अगर आप इस तरफ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, तो आपका जो डाटा है वो टुवर्ड्स लोअर साइड की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और मतलब और जो आप इधर भी आएंगे, अगर पॉजिटिव साइड भी आएंगे, एक्स प्लस में आएंगे, मतलब एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो डाटा है वो फॉल हो रहा है लोअर साइड की तरफ, मतलब लोअर साइड में आपका ज़्यादा डाटा आ रहा है, स्कोर जो है फॉल हो रहे हैं लोअर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अब नेगेटिवली व्हेन द स्कोर फॉल्स टुवर्ड द हायर साइड ऑफ द स्केल एंड दैट आर वेरी फ्यू लो स्कोर्स, तो मतलब आपके जो मतलब लो स्कोर हैं वो बहुत ही कम हैं, और वो जो है हायर साइड ऑफ द स्केल में लाई करते हैं, इसलिए ये जो क्या होता है डाटा जो है स्क्यूड टुवर्ड लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ जो है इसका शिफ्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डाटा हायर साइड ऑफ द स्केल लाई करेगा तो वो होता है हमारा नेगेटिव, और जब आपका डाटा लोअर साइड ऑफ द स्केल लाई करता है तो वो हो जाता है हमारा पॉजिटिव। तो इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। इसके बाद आता है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ डिस्क्रीट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज जीरो। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पीछे भी पढ़ा था जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, जहाँ पे किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ही जीरो है, कि आइसक्रीम को देख के किसी की मौत हो जाना, तो मौत क्या है, इज़ द चांस, मतलब इज़ द इवेंट, मतलब डेथ किसी की होगी नहीं आइसक्रीम को देख के, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है हमारा जीरो प्रोबेबिलिटी है इवेंट को ऑकर होने की, उसको हम बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद 337 पेज पर आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यूज़ फ्रॉम टेबल्स। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू अकरिंग बाय चांस इन केस ऑफ टी एंड काई स्क्वायर टेस्ट इज डिटरमाइंड बाय रेफरिंग टू द रेस्पेक्टिव टेबल। अब देखिए, जब भी आप स्टैट्स को यूज़ करते हैं तो टी और काई स्क्वायर की टेबल दी गई होती है, आपकी कोई भी स्टैट्स की बुक होगी, हर स्टैट के बुक के पीछे आपको टेबल दी होती है अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेस्ट की, मतलब एफ की अलग दी होगी, टी की अलग दी होगी, काई स्क्वायर की अलग दी होगी, तो ऐसी टी और काई स्क्वायर में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी दी होती है, वो आप टेबल से नोट कर सकते हैं।
फिर प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ डाइंग और सर्वाइवल एट एनी स्टेज आर डिटरमाइंड फ्रॉम द लाइफ टेबल कंस्ट्रक्टेड ऑन द मॉर्टेलिटी एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ सेक्स एंड ऑल एजेस। अगर आपको ये देखना है कि किसी के मरने के या फिर जीने के कितने चांसेस हैं, तो उनका भी एक चार्ट अलग से या टेबल अलग से कंस्ट्रक्ट की गई है, बनाई गई है, जो मॉर्टेलिटी एक्सपीरियंस मतलब लार्ज पॉपुलेशन पे मॉर्टेलिटी एक्सपीरियंस देखा होगा और उस टेबल में नोट करा होगा। फिर आप उस टेबल को देख के अपने चांसेस ऑफ डाइंग एंड सर्वाइवल भी नोट कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। फिर आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपीटेड सैम्पल मीन्स सैम्पल परसेंटेज एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जहाँ पर सेम पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें जब आती हैं अलग से इनको हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि पूछा जाता है कि पॉपुलेशन होमोलोगस है कि हेट्रोजीनियस है, कि क्या मतलब आपका डाटा नॉर्मल है कि स्क्यूड है। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, तो इनको आपको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉपुलेशन कैसी होगी। अगर आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप कोई सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें कैसी पॉपुलेशन में से लेंगे, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखिएगा पढ़ते टाइम। तो फिर दोबारा देखेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपीटेड सैंपल मीन्स, अगर आपका मीन बार बार आ रहा है, परसेंटेज रिपीट हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिपीट हो रहा है एक ही पॉपुलेशन में, वो होता है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ इट इज़ पर्टेनिंग टू द रिपीटेड सैंपल मीन्स इट इज़ कॉल्ड सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ मीन्स अगर मीन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अगर प्रोपोर्शन बार बार यानी परसेंटेज बार बार आ रही है आपकी, तो उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। अब सबसे लास्ट में आ जाइए स्टैंडर्ड एरर। द स्टैंडर्ड एरर इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिपीटेड सैंपल मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अब देखिए, ऊपर हमें जो डेफिनेशन दी गई थी वो दी गई थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपका जो रिपीटेड सैंपल मीन, सैंपल परसेंटेज और सैंपल डेविएशन आ रहा है एक ही पॉपुलेशन में, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर का मतलब है कि आपके जो रिपीटेड सैंपल मीन्स आ रहे हैं या प्रोपोर्शन आ रहे हैं, उनका जो अगर डेविएशन हो गया, मीज मतलब आपकी जो सेंट्रल चीज, सेंट्रल जो आपका पॉइंट है, उससे अगर डेविएट कर रहा है आपका रिपीटेड सैंपल, रिपीटेड मीन या प्रोपोर्शन सेम उसके लिए पॉपुलेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। इफ़ द सैम्पल मीन इज कंसिडर्ड इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स। अगर आप मीन्स के लिए कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होगा, और अगर आप प्रोपोर्शन के लिए कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन होगा। तो याद रखिए, स्टैंडर्ड एरर क्या है हमारा? रिपीटेड सैम्पल मीन्स या फिर प्रोपोर्शन एक ही सैम्पल पॉपुलेशन के अगर आते हैं, एक ही पॉपुलेशन के आते हैं, तो उसका जब स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। आप 338 पे देखिए, स्टैंडर्ड एरर इज़ वेरी इफेक्टिव इन इफेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन विच कैन बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मतलब स्टैंडर्ड आपका जो है जो डाटा है वो कहाँ कितना डेविएट हुआ, मतलब अपने पॉइंट से कितना खिसक गया फिर शिफ्ट हो गया, तो वो जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है हमारे जो पॉपुलेशन की वैल्यू है उसके, बिकॉज इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिपीटेड सैंपल। अब आप रिपीटेड मीन या रिपीटेड प्रोपोर्शन का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली, तो इसका मतलब आप जो है पॉपुलेशन की वैल्यू के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। अब इसमें देखिए फॉर्मूला फॉर वन सैम्पल। स्टैंडर्ड एरर में देखिए सिंपल सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन सैम्पल साइज का होल रूट। तो थोड़ा सा फॉर्मूला आप थोड़ा देख लीजिएगा इसमें, ये वन सैम्पल मीन का है, इसके बाद टू सैम्पल मीन का फॉर्मूला 339 पेज पे लिखा हुआ है, छोटा छोटा सा स्क्वायर रूट में फर्स्ट सैम्पल एच डी का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट सैम्पल साइज यानी N1 प्लस सेकेंड सैम्पल एच डी का स्क्वायर अपॉन सेकेंड सैम्पल साइज। तो ऐसे करके आप इसको याद रखिए, या फिर बॉक्स में जो लिखा है वो भी याद कर सकते हैं, S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2। इसके बाद है 340 पेज नंबर पे, सैम्पलिंग प्रोसीजर इन वेरिएबिलिटी जनरेट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर बिकॉज ऑफ चांस एंड बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। तो बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी भी हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़कर आ चुके हैं। तो बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी की वजह से ही आपके सैम्पल और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बीच में डिफरेंसेस आते हैं। सच अ डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड पॉपुलेशन वैल्यू इज मेजर्ड बाय स्टैटिस्टिक्स नोन एज सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर। ये जब हमने बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी पढ़ी थी तब पढ़ा था कि बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड एरर को मेजर को यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आप जब डिफरेंस स्टडी करते हैं सैम्पल का और पॉपुलेशन की वैल्यू का, तो उसको किससे स्टडी करेंगे आप? स्टैंडर्ड एरर से।
इसी में देखिए नीचे, ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर विल बी द स्टैंडर्ड एरर। जितना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड एरर होगा किसी भी स्मॉल सैंपल में। इसलिए आपको क्या लेना है, लार्ज सैंपल लेना है ताकि आपका एरर को कम किया जा सके। तो सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज बाय रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस कैन ओनली बी डन बाय टेकिंग लार्ज सैंपल। जितना लार्ज सैंपल होगा उतना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और उतना ही कम हमारा फिर सैम्पलिंग एरर भी हो जाएगा। फिर आ जाइए पेज नंबर 341, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, द एस्टिमेशन ऑफ मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा फ्रॉम द स्टडी सैंपल फॉर असेसिंग इट्स क्लोजनेस टू अ स्पेसिफिक ट्रू वैल्यू पॉइंट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। मतलब आपकी पॉपुलेशन के ट्रू वैल्यू पॉइंट तक अगर आप किसी चीज़ को असेस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। बट इट इज़ रैदर डिफिकल्ट टू अटेन अ स्पेसिफिक वैल्यू। बट ये बहुत मुश्किल होता है कि आप एक स्पेसिफिक वैल्यू तक अपने जो है डाटा को ले जाएं। Therefore the anticipated true value is given in some intervals। इसलिए आपने खुद की ट्रू वैल्यूज़ बना ली हैं कुछ कुछ इंटरवल के लिए। Such interval of sample estimate that are fixed with certain degree of confidence to attain the true interval of population are called confidence interval। तो confidence interval मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका जो है ये चीज़ होएगी इसमें, या फिर आपकी जो है ट्रू वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाएगी आपकी, वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में आपकी ट्रू वैल्यू लाई कर जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब वो जो एक इंटरवल हो गया जहाँ पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है आपकी ट्रू वैल्यू आने का। तो इफ़ द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इज फिक्स्ड अप्रॉक्सीमेटली एज मीन प्लस माइनस 2 SE, सच एन इंटरवल इज कॉल्ड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर आपका मीन मतलब जो है +2 SE से -2 SE के बीच मतलब लाई करता है। मैंने जैसे शुरू में हमने जब कर्व पढ़ा था इसी चैप्टर में तो वही पढ़े थे, +1 +2 +3 और इधर -1 -2 -3। तो वही चीज़ दोबारा यहाँ पर रिपीट की गई है कि अगर +2 से मतलब -2 से +2 के बीच में अगर ट्रू वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब आपका है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब 95% आपके पास चांस है कि -2 से +2 के बीच में आपकी ट्रू वैल्यू आपको मिल जाए। फिर ऐसे ही अगर आप -3 से +3 जाएंगे तो आपके जो है 99% आपके कॉन्फिडेंस होगा आपको कि इसके बीच में आपको आपकी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही इसमें दे रखा है नीचे, आप देख लीजिएगा। +-3 SE एग्जैक्ट जो होता है हमारा +-2.58 होता है, और अगर +-2 SE ले रहे हैं मतलब टू स्टैंडर्ड एरर ले रहे हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेट होता है +-1.96। तो ये याद रखिएगा। इस चैप्टर में इतना ही था, जितना था मैंने सारा हाईलाइट किया हुआ है। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा एग्ज़ाम्स के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।